Assalamu alaikum students, this is Fariha Sabeen. I am your science teacher. Class 6 students, you all are welcome here. स्टूडेंट्स, जैसा कि हर लेक्चर से पहले हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स पर बात करते हैं, उसी तरह आज का मेरा टॉपिक जो है वो है ग्रैटिट्यूड पर, शुक्र पर। आप लोगों ने घर में बहुत बार ये बात सुनी होगी, शुक्र अदा किया करें। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम खाने के बाद शुक्र अदा करते हैं। जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम किसी को थैंक यू भी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शुक्र के मायने, शुक्र हम क्यों अदा करते हैं, हमें क्यों शुक्र अदा करना चाहिए? ये एक तरह का एक गुड जेस्चर होता है, पहली बात तो ये। और अगर आप किसी भी मज़हब में, पूरी दुनिया में कहीं पर भी सुने तो आप लोग हमेशा शुक्र के बारे में या ग्रैटिट्यूड के बारे में एक अच्छा पॉइंट, एक अच्छे जेस्चर के तौर पर ही सुनते हैं। जैसा कि आप लोगों ने एक आयत का तर्जुमा सुनोगे, और तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं और बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जब तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में और इजाफा कर दूंगा। तो जो भी नेमत हमें मिलती है, जैसे कि हमारी आंखें, हमारे जिस्म का एक एक हिस्सा, ये अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम परफेक्टली देख रहे हैं तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी आंखें परफेक्टली काम कर रही हैं। ठीक है, अगर हम परफेक्टली चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो हमें जो है उस चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, शुक्र अदा करने का क्या मकसद होगा कि जैसे जैसे आप शुक्र अदा करेंगे वैसे वैसे आपकी नेमतों में इजाफा होता जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद से या इस बात के बाद से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप छोटी छोटी बातों पर भी शुक्र अदा किया करेंगे। आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ताला आपकी नेमतों में और इजाफा कर देगा। इसी बात के साथ हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कल आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। इस टॉपिक के अंदर आप लोगों ने कल क्या पढ़ा था? कल आपने फोटोसिंथेसिस का टॉपिक पढ़ा था। और फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में क्या था? इट इज़ द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड थ्रू विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस के थ्रू क्या आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल दोनों सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज, जो कि प्लांट्स का फूड है, वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट फूड इज़ यूज्ड बाय ऑल प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, सारे प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं, सब हिस्से होते हैं, वो सब उस फूड को यूटिलाइज करते हैं। तो कल हमने देखा था कि पौधे को पानी कहाँ से मिलता है, जिसको वो उस रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आती है, जो उस रिएक्शन में यूटिलाइज होती है। और उसके बाद ग्लूकोज किस तरह बनता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिस्कस किया था कि हमेशा याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कहाँ पर हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कहाँ हो रहा है? लीव्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्या है? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट लीव्स हैं, यानी लीव वो पौधे का हिस्सा है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लांट्स का जो पार्ट फूड फैक्ट्री कहलाता है वो लीफ है। ठीक है, यानी पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जहाँ पर प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दैट फूड इज कॉल्ड ग्लूकोज। ठीक है, अब हम आज इसी लीफ के बारे में, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, टर्न टू पेज नंबर 22 एंड होल्ड द पेंसिल इन योर हैंड। ठीक है, ताकि जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हो आप उसके मीनिंग साथ साथ लिख लें। ये हमारा सेकंड टॉपिक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब सबसे पहले लीफ जो है उसकी इंपॉर्टेंस इसी बात से जाहिर होती है कि लीफ जो है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट की। ठीक है, फूड फैक्ट्री का क्या मतलब है कि इसी के ज़रिए जो है पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड एज अ प्लांट फूड फैक्ट्री। इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस टॉपिक ये सेम बात लिखी है। ठीक है, दे आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये मैंने कल भी जिक्र किया था और मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोफिल के बगैर नहीं हो सकता। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो आज हम ये भी पढ़ेंगे, कल भी मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट। अब क्लोरोफिल का काम क्या है इस फोटोसिंथेसिस के सारे प्रोसेस में? क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने कल आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर समझाए थे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोफिल और सनलाइट के बगैर नहीं होगा। ठीक है, अगर सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। तो क्लोरोफिल बेसिकली काम क्या करता है? इट एब्जॉर्ब सनलाइट, यानी ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद हम वन बाय वन जो लीफ के मेन पार्ट्स हैं
उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ आप अपनी बुक के अंदर भी देख रहे होंगे लीफ के 3 मेन पार्ट्स हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स का जिक्र आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा। कल भी मैंने आपको वेस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम के नाम से समझाए थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको याद करवाए होंगे आज भी आपको याद होगा कि जाइलम जो है ये वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो है ये फूड कंडक्ट करता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द मेन पार्ट्स ऑफ द लीफ, ठीक है। सबसे पहला पार्ट क्या है? एपिडर्मिस। जैसा कि इससे पहले आप एपिडर्मिस का वर्ड और भी जगहों पर सुन चुके हैं, जैसे हमने सेंस ऑर्गन्स के अंदर भी एपिडर्मिस का वर्ड यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी हम एपिडर्मिस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एपिडर्मिस क्या होती है? सबसे अपर लेयर। यहाँ पर द अपर लेयर ऑफ लीफ इज कॉल्ड, यानी पत्ते की जो सबसे ऊपर वाली सतह है, ठीक है, दैट अपर सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एपिडर्मिस। अच्छा, अब इसमें दो तरह हैं। अब आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल लीफ की एक अपर साइड होती है, एक लीफ की लोअर साइड होती है, ठीक है। हर एक के घर में पौधे होंगे, आप किसी भी पौधे का पत्ता देख लो तो उसकी दो साइड्स होंगी, एक अपर लेयर होगी और एक लोअर लेयर होगी। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये लीफ की अपर लेयर है और ये लीफ की लोअर लेयर है? जो शाइनी लेयर होगी वो अपर लेयर होगी और जो डल लेयर होगी वो लोअर लेयर होगी। तो यहाँ पर एपिडर्मिस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। अब इसी तरह अपर एपिडर्मिस का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और लोअर एपिडर्मिस का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। अगर हम अपर एपिडर्मिस की बात करें तो अपर एपिडर्मिस का काम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। अपर एपिडर्मिस की किस पे मुश्तमिल है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। और वो सेल्स का क्या काम है? दे डजंट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वो सिंगल लेयर है सेल्स की, कवर्ड बाय क्यूटिकल फ्रॉम आउटसाइड, यानी एक ऐसी लेयर है जो लीफ को प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। और उसके बाद लोअर लेयर जो पत्ते के नीचे वाली लेयर है उसका क्या काम है और वहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। वहाँ पर स्टोमेटा मौजूद होता है और वेस्कुलर बंडल्स। अब स्टोमेटा और वेस्कुलर बंडल्स का क्या काम है, ठीक है। अब आपने इससे पहले स्टोमेटा वर्ड मेरे ख्याल से बहुत दफ़ा सुना होगा। स्टोमेटा वर्ड जो है इसका मतलब होता है स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स विच आर प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ द लीव्स एंड दे आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स, ठीक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। स्टोमेटा पत्ते की जो लोअर सरफेस होती है उस लोअर सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं। इनका क्या काम बेसिकली होता है? इनका ये काम होता है कि ये इनके ज़रिए डिफरेंट गैसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं और वाटर वेपर्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो और वेस्कुलर बंडल्स का जिक्र तो हम इससे पहले भी कर चुके हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो अभी दोबारा से हम देखते हैं स्टोमेटा का। मैंने यहाँ छोटा सा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। स्टोमेटा जो है दीज आर द स्मॉल पोर्स, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो पत्ते की नीचे वाली सरफेस होती है वहाँ पर ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अब हर एक स्टोमेटा के बाहर एक किडनी बीन शेप्ड गार्ड सेल्स हैं। अब ये गार्ड सेल्स क्या हिफाजत कर रहे हैं? ये गार्ड सेल्स इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन सा मटेरियल इन पोर्स के ज़रिए अंदर जाएगा और कौन सा मटेरियल अंदर नहीं जाएगा। जिस वक्त ये गार्ड सेल्स के अंदर यहाँ पर ये जो छोटे छोटे पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड, सिंगल पोर इज कॉल्ड स्टोमा एंड देन स्टोमेटा। तो ये जो छोटे छोटे सुराख हैं इनकी हिफाजत कौन कर रहे हैं? इनकी हिफाजत गार्ड सेल्स कर रहे हैं। इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? गार्ड सेल्स। यहाँ पर अगर आप अपनी बुक के अंदर डायग्राम देखें तो बहुत अच्छी डायग्राम बनी है, जहाँ पर स्टोमेटा को भी शो किया हुआ है, जहाँ पर गार्ड सेल्स को भी शो किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद बेसिकली गैसियस एक्सचेंज का वर्ड यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। अभी मैं जो आपको बात कर रही थी वो यही बात कर रही थी, एक्सचेंज का मतलब होता है तबादला, यानी कौन सी गैस अंदर आएगी और कौन सी गैस बाहर जाएगी। जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है, वो ऑक्सीजन गैस इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती है, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो वो इन्हीं पोर्स के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीफ के अंदर एंटर हो जाती है। तो स्टोमेटा बेसिकली यूज़ होता है गैसियस एक्सचेंज का मतलब है तबादले के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिटवीन लीफ एंड द एनवायरनमेंट। इसके दो फंक्शंस हैं, एक तो गैसियस एक्सचेंज का फंक्शन है और दूसरा फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वेपर्स बिटवीन द लीफ एंड द एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, मैं अभी आपसे जिक्र कर रही थी मेसोफिल का।
कि मेसोफिल क्या है। मेसोफिल लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, अब हम मेसोफिल के बारे में पढ़ेंगे। मेसोफिल इज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, पैलिसेड मेसोफिल एंड स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस का बताया था कि उनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है और उसका क्या फंक्शन है, इसी तरह मैं आपको पैलिसेड मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद होती है और उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम पैलिसेड मेसोफिल की बात करते हैं। पैलिसेड मेसोफिल के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जिसकी मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में कह दें कि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो बेसिकली पैलिसेड मेसोफिल इज द प्लेस और इज द स्ट्रक्चर वेयर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स, यानी ये वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मेनली होता है। ऐसे तो हम पढ़ते आते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है, लीफ के अंदर होता है, लेकिन लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और हर एक पार्ट का अपना एक फंक्शन है। और उसी पार्ट के अंदर मेसोफिल जो है ये एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बेसिकली होता है। और मेसोफिल के अंदर बेसिकली पैलिसेड मेसोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, स्पॉन्जी मेसोफिल। अब यहाँ पर मैंने फिर वही बात लिखी है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का क्या मतलब है, हमेशा याद रखिएगा दिन के वक्त किस टाइप का एक्सचेंज हो रहा होता है। दिन के वक्त इस तरह का एक्सचेंज हो रहा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एंटर हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता जाता है साथ साथ ऑक्सीजन इन्हीं पोर्स के थ्रू रिलीज आउट होती जा रही है, ठीक है। तो स्पॉन्जी मेसोफिल का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अगर आप अपनी बुक के अंदर सेकंड टॉपिक को पढ़ें तो मेसोफिल ये सेम वही टॉपिक है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसमें से थोड़ा सा आपको रीड करके बता देती हूँ। द सेकेंड लेयर इज स्पॉन्जी मेसोफिल सेल, इट फंक्शन इज टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, that is carbon dioxide and oxygen during photosynthesis. So mesophyll layer is the region in the leaves where photosynthesis take place. तो ओवरऑल अगर हम ये कहना चाहें कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस जगह पर होता है या कौन से पॉइंट पर होता है, सो मेसोफिल इज द लेयर वेयर द फोटोसिंथेसिस अकर्स, या जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद हम अपने थर्ड टॉपिक पर आएँ तो हमारा थर्ड टॉपिक है वेस्कुलर बंडल्स का। वेस्कुलर बंडल्स के बारे में मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ। वेस्कुलर बंडल्स जो हैं, थर्ड पार्ट हमारा वेस्कुलर बंडल्स का है। वेस्कुलर बंडल्स का जिक्र हम फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। जैसे कि चैप्टर 1 के अंदर आपने वेस्कुलर बंडल्स का जिक्र सुना, उसके बाद जब थर्ड चैप्टर का मैंने स्टार्ट किया, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस समझाया, उसमें भी मैंने आपको वेस्कुलर बंडल्स के बारे में बताया। तो वेस्कुलर बंडल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है। तो वेस्कुलर बंडल्स बेसिकली इसके अंदर क्या है, वेस्कुलर बंडल्स कौन है, क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम वेसल्स और फ्लोएम वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। अब जाइलम वेसल्स का अपना एक फंक्शन है और फ्लोएम वेसल्स का अपना एक फंक्शन है। रिमेंबर लास्ट टाइम जब मैं जाइलम वेसल और फ्लोएम वेसल का जिक्र कर रही थी तो उसके साथ ही मैंने आपको समझाया था हाउ टू मेमोराइज और हाउ टू रिमेंबर फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। जाइलम का क्या काम है, जाइलम जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और जो फ्लोएम है इसका क्या काम है, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और हमें कैसे याद रखना है कि फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जब हम फ्लोएम बोलते हैं तो हमारी कौन सी साउंड आती है, फा साउंड होती है, फूड। तो इससे आपने याद रखना है कि फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम अपनी बुक के अंदर पढ़ लेते हैं। टर्न टू पेज नंबर 23 वेयर वी हैव अ टॉपिक ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। द मिडल पोर्शन ऑफ मेसोफिल लेयर इज मेड अप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। इट हैज टू टाइप्स of tissues present in vascular bundles, that is xylem and phloem. Xylem transport water from root to leaves and phloem transport prepared food to all other parts of the plant, ठीक है। अब xylem कहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, बेसिकली xylem जो है
रूट से ट्रांसपोर्ट करता है, यानी रूट से उसने पानी जो है एब्जॉर्ब किया और उसके बाद ये वेसल्स अप हिल पूरे पौधे तक पानी पहुंचाती हैं, ठीक है। इसी तरह फ्लोएम, हमेशा याद रखिएगा फ्लोएम कहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट करता है? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट क्या है? लीफ, यानी लीफ के अंदर फूड प्रिपेयर होता है और लीफ से जो है फूड कहाँ तक पहुँचता है? फ्लोएम के थ्रू पौधे के हर हिस्से तक पहुँचता है। और फूड क्या चीज़ है? फूड ही वो चीज़ है जिससे पौधे को एनर्जी मिलती है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप अपने यूनिक नोट्स ओपन करें, यूनिक नोट्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 को ओपन करें, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 को ओपन करते हैं तो हमारे पास MCQ नंबर 6 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसमें एनिमल्स आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज pH। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा 2-3 MCQs छोड़ दें तो 11 और 12 MCQ जो है वो मीजोफिल से बेसिकली रिलेटेड है। मीजोफिल कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल। फंक्शन ऑफ स्पॉन्जी मीजोफिल इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड देन उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाएं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे आपका 4th क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ मीजोफिल इन प्लांट्स, इसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी मीजोफिल दोनों के फंक्शंस लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट्स। आई होप सो कि जिस तरीके से मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन याद करवाया है तो ये आपको याद करने में बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद मेन फैक्टर्स आ जाते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे। और अगर हम लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर एपिडर्मिस, मीजोफिल, वेस्कुलर बंडल और इसके साथ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की डायग्राम भी बनाई हुई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारा आज का होमवर्क है। हमेशा याद रखें कि जो भी चीज़ आप रोज़ काम करें, रोज़ लेक्चर लें, उसको आप रोज़ का रोज़ याद करेंगे तो आपको उसको याद करने में कभी भी मसला नहीं होगा। अभी मैं लेक्चर को एक दफ़ा दोबारा से गो थ्रू कर देती हूँ ताकि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं हम उसको याद रख सकें। उसको याद करने का एक छोटा सा तरीका आपको समझा देती हूँ कि किस तरह आपने इसको टॉपिक को याद रखना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का आपने टॉपिक ओपन किया होगा अपने नोट्स के अंदर, तो लीफ का एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली कितने पॉइंट्स बताए हुए। सबसे पहला पॉइंट तो लीफ इज़ अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? क्लोरोफिल का पॉइंट है कि लीफ का कलर ग्रीन क्यों है? क्लोरोफिल की वजह से है, ठीक है। फिर क्लोरोफिल का काम क्या है? यहाँ से हम जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को उतारें तो ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन है। अब ग्रीन कलर जो है लीफ का वो किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल का बेसिकली काम क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है और ग्रीन पिगमेंट एब्जॉर्ब सनलाइट, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेन पार्ट्स ऑफ लीफ का। देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ लीफ, दैट इज एपिडर्मिस, दैट इज मेसोफिल, सेकंड पार्ट इज, एंड द थर्ड पार्ट इज वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। उसके बाद हर एक टॉपिक को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है। जिस तरह मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं अगर आपने भी इसी तरह मेरे साथ इस लेक्चर को नोट किया होगा तो इंशाल्लाह आपको इसको याद करने में कभी भी मसला नहीं होगा। ऑल्दो इट इज़ अ लेंथी क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसके पॉइंट्स बना के याद करेंगे तो ये आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो मैं एपिडर्मिस को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको कैसे याद करना है। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द लीफ, दैट इज अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। इससे याद रखें अपर पार्ट इज कॉल्ड अपर एपिडर्मिस, लोअर पार्ट इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस। अब हमने क्या करना है कि अपर एपिडर्मिस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है और लोअर एपिडर्मिस के अंदर क्या चीज़ें हैं और उनका क्या फंक्शन है। याद रखिए अपर एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, दैट इज कवर्ड बाय क्यूटिकल फ्रॉम आउटसाइड। और अपर एपिडर्मिस का काम बेसिकली किस चीज़ का है? प्रोटेक्शन का है, ठीक है। उसके बाद इट डजंट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। लोअर एपिडर्मिस जो है इसके अंदर क्या होता है? स्टोमेटा, स्मॉल पोर्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, ठीक है। और यहीं पर लोअर एपिडर्मिस के अंदर वेस्कुलर बंडल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये जो हमारा पूरा टॉपिक है वो इन्हीं 3-4 पॉइंट्स के ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बता देना कि बेसिकली स्टोमेटा का फंक्शन क्या है। स्टोमेटा आर स्मॉल पोर्स थ्रू विच
गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस, ठीक है। उसके बाद हम मीज़ोफिल पे आते हैं। मीज़ोफिल का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। इट इज़ द मिडल लेयर ऑफ लीफ एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स, पैलिसेड मीज़ोफिल एंड स्पॉन्जी मीज़ोफिल, ठीक है। पैलिसेड मीज़ोफिल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस बेसिकली इनसाइड इट, एंड स्पॉन्जी मीज़ोफिल इज़ यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में किस टाइप की गैसेज एक्सचेंज होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। हमेशा याद रखिएगा, डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन गैस वो रिलीज करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और इसी वजह से कल मैंने आपसे जिक्र किया था कि ऑक्सीजन गैस प्लांट रिलीज करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि इन ऑक्सीजन गैस ज़्यादा रिलीज हो, और ऑक्सीजन गैस ज़्यादा रिलीज होगी तो ये हमारी ऑक्सीजन की जो नीड है, जो ज़रूरत है, उसको पूरा करेगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आ जाता है वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल तो मेरे ख्याल से अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा, जाइलम वेसल्स एंड फ्लोएम वेसल्स, ठीक है। अब जाइलम वेसल का बेसिकली क्या काम है? जाइलम वेसल जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। कहाँ से वाटर ट्रांसपोर्ट करती हैं? इन्हीं ने पानी कहाँ से मिलता है? रूट्स के जरिए ये वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है, और पौधे के सारे हिस्से तक पहुँचाती हैं। उसके बाद सेकेंड है फ्लोएम वेसल्स। फ्लोएम वेसल्स का बेसिकली काम क्या है? ये फ्लोएम फूड कहाँ से लेती हैं? लीव्स से लेती हैं, और उसके बाद इस फूड को प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुँचाती हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर आकर एंड हो जाता है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या था? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इसके अंदर हमने लीफ के बेसिक 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा, और हर पार्ट के बारे में आपने देखा कि क्या उसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कहाँ पर उसकी इन्वॉल्वमेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आज का आपका टास्क क्या है कि जो टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन और 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और 3 MCQs हैं, ठीक है, इनको आपने आज लेक्चर लेने के बाद आराम से उनसे बैठ के याद करना है, और उसी तरीके से याद करना है जैसे मैंने आपको समझाया था। यानी पहले आपने ये सारे लेक्चर के नोट्स राइट डाउन करने हैं, ठीक है, फिर अपने यूनिक नोट्स ओपन करने हैं, उसके अंदर आपका ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, और उसको याद करके अपने रफ रजिस्टर के ऊपर एक दफ़ा लिख के प्रैक्टिस करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस और नॉलेज से मुझे एक बड़ी अच्छी कोटेशन याद आई है, ठीक है। वो कोटेशन मेरा दिल कर रहा है एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँ। दैट कोटेशन इज़ नॉलेज इज़ अ ट्रेयर, ठीक है। नॉलेज इज़ अ ट्रेयर बट प्रैक्टिस इज़ द की टू इट। नॉलेज इज़ अ ट्रेयर बट प्रैक्टिस इज़ द की टू इट। यानी नॉलेज, जो इल्म आपके पास है, वो तो ख़जाना है आपके पास एक बहुत बड़ा, लेकिन उस ख़जाने की जो चाबी है वो किसके अंदर है? प्रैक्टिस के अंदर। आप जितना भी जो इल्म है जैसे दूसरों में बांटते जाएंगे, ठीक है, तो वो बढ़ता जाएगा। अब जैसे मेरे पास जो नॉलेज था वो मैंने आप तक पहुंचा दिया, ठीक है, किसी टाइम पे वो नॉलेज आप उससे आगे किसी को ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसी तरह ये नॉलेज जो है बढ़ता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप अपने काम की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे आगे जितना पहुंचाएंगे, उससे उसमें कोई कमी नहीं होगी, उसमें ज़्यादती ही होगी, वो आगे से आगे ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इसका आपको भी फ़ायदा मिलेगा और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसकी घर में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से याद करेंगे। इसी नोट के साथ मैं आज का अपना लेक्चर ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।